नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि बाई अनार पर। मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास क्या है और क्या है इसकी परिभाषा, और किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, कैसे जो है प्रावधान जो है उन रखे गए संविधान में। तो चलिए पहले तो परिभाषा जानते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। जिन कानून और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाया गया, और आगे चलकर यही कानून और नियम भारतीय शासन के संचालन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान के निर्माण के समय, यही जितने भी नियम थे या प्रावधान थे उस समय संविधान के निर्माण के समय ये हमारे संविधान में भी रखे गए। तो इसी को ही हम संवैधानिक विकास का नाम दे देते हैं। दरअसल जब कंपनी का शासन था भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और धीरे धीरे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो करप्ट होने लगे, वो भ्रष्ट होने लगे, और व्यक्तिगत रूप से जो धन था वो भारत का वो प्रयोग करने लगे थे, और कंपनी को उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया था। ऐसे में इंग्लैंड की सरकार से या जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उससे पैसा उन्होंने उधार मांगना शुरू किया। तो उस समय में इंग्लैंड की सरकार के कान खड़े हो गए, और उनको लगा कि कंपनी जो कि प्रॉफिट में चल रही थी, अचानक से ये क्या हुआ कुछ सालों में कि वो जो है वो घाटा दिखाने लगी, और उसने अपने आप को दिवालिया क्यों घोषित किया। तो जब निरीक्षण किया गया तो ये पाया कि जो अधिकारी थे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यहाँ का जितना भी धन था वो लूट लूट कर इंग्लैंड में लगाया, गाड़ियाँ खरीदी, बंगले खरीदे। तो ऐसे में कंपनी को संचालित करने के लिए और पूरी शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए भारत में इंग्लैंड की सरकार ने कुछ अधिनियम पारित किए उस समय में। तो उन अधिनियमों में बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो जब भारत का निर्माण हुआ, भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो उस समय में संविधान निर्माताओं को लगा कि ये जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी सही है। तो कुछ प्रावधान जो है इन अधिनियमों में से हमारे संविधान में रखे गए थे। वो चाहे 1935 का अधिनियम हो या 1919 का अधिनियम हो, भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, या 1861 का भारत परिषद अधिनियम हो। बहुत सारे ऐसे अधिनियम थे, उन सब में क्या प्रावधान थे उन सभी को हम जानेंगे, और कौन से ऐसे प्रावधान थे जो संविधान में रखे गए थे उन सब को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी को ही हम संवैधानिक विकास का नाम दे देते हैं। एक हमें ये भी पता हो कि संविधान कहते किसे हैं, संविधान क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है। संविधान किस तरह का दस्तावेज है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक देश में। संविधान वैधानिक दस्तावेज है जो सरकार के साथ जनता के संबंधों का निर्धारण करता है। और किस तरह से वो निर्धारण करता है, आप देखिए संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें जनता को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार तो हैं ही, और भी बहुत सारे अधिकार हैं। अब चुनाव होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो चुनाव में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और वही जो है वो सरकार बनाते हैं एक देश, लोकतांत्रिक देश में। और उसमें ये भी व्याख्या की जाती है कि किस तरह से वो सरकार के साथ व्यक्ति या जनता जुड़ सकती है। वो चुनाव होता है, चुनाव में प्रतिनिधि चुने जाएंगे, सरकार बनाएंगे, और सरकार बनने के बाद किस तरह से वो जनता जो है अपनी मांगों को रख सकती है अपने प्रतिनिधि के साथ, और किस तरह से अपनी मांगें मनवा सकते हैं, किस तरह से सरकार के साथ जुड़ करके वो अपने काम करवा सकते हैं। वो चाहे राज्य स्तर पे हों, चाहे वो केंद्र स्तर पे हों। तो किस तरह से सरकार के साथ जनता जुड़ सकती है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे ये बताया जाता है। और राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा जो है उसका भी निर्धारण वो एक संविधान ही करता है अपने उसमें जो दिए गए प्रावधानों के द्वारा। राजनीतिक व्यवस्था से हम समझ सकते हैं कि एक पार्टी के गठन से लेकर के उस पार्टी के किस तरह से वो सरकार बनाने तक का जो सफ़र है, वो सारी राजनीतिक व्यवस्था किस तरह चुनाव कराए जाएंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो वो सारा राजनीतिक व्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा है, किस तरह से वो सरकार काम करेगी, और कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयों का प्रयोग करेगी, वो सारी राजनीतिक व्यवस्था का जो ढांचा है वो निर्धारित किया जाता है संविधान के द्वारा। पूरे राष्ट्र के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। अब पूरे राष्ट्र की रूपरेखा से मतलब है आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या राजनीतिक रूप से, हर तरह से जो है राष्ट्र की रूपरेखा तैयार करने का काम संविधान के द्वारा ही किया जाता है। उसमें लिखित जो नियम हो या कानून दिए होते हैं जिनको एक लोकतांत्रिक सरकार फॉलो करती है। देश की आधारभूत विधि हम कह सकते हैं कि जो भी उसमें नियम और कानून दिए गए हैं वो ऐसे नियम और कानून होते हैं जिससे एक आधार बनता है किसी भी देश का। वो किसी भी रूप में, राजनीतिक या आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, एक देश का जो आधार बनता है इन्हीं नियमों या कानूनों के द्वारा ही बनता है जो संविधान में लिखित होते हैं। जनता के विश्वास और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब माना जाता है संविधान। जो भी आकांक्षाएं जनता की होती हैं एक सरकार से,
किस तरह से अपनी मांगों को रखते हैं, वो किस तरह से उनको मनवाना, तो ये विश्वास जो है वो संविधान के ऊपर ही होता है कि संविधान ही उनको बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है, जिससे एक जनता के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सकती है। अब ऐसे जैसे जनता के अधिकारों का रक्षा किसको कहा जाता है, अब उसमें कहते हैं कि भाई जैसे 32 आर्टिकल है, 32 आर्टिकल ये कहता है कि अगर जनता के अधिकारों का हनन करती है सरकार कानून बनाकर, तो वो सीधे अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। आर्टिकल 226 है, वो ये कहता है कि अगर अधिकारों का हनन होता है जनता के, तो वो सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो जनता को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं संविधान के द्वारा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनता के अधिकारों का रक्षक है संविधान। संवैधानिक विकास को जानने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि संवैधानिक विकास कहाँ से शुरुआत होती है, और जो अधिनियम पारित किए गए सरकार के द्वारा वो क्यों किए गए थे, और क्या प्रावधान थे उन अधिनियमों में। तो उससे उसका एक आधार बनाने के लिए पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। तो बात करते हैं 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद। रॉबर्ट क्लाइव ने जब ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित किया 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद, तो वहाँ से एक द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और कंपनी एक शासकीय निकाय में उस समय में बदल चुकी थी। उसके हाथ में बंगाल आ गया था, बंगाल का अधिग्रहण उसने कर लिया सिराजुद्दौला को हराने के बाद। और जो राजा थे वो उसके कठपुतली थे। जैसे मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र के कारण ही जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी, वो प्लासी की लड़ाई हारा। और मीर जाफ़र को ये वादा किया गया था कि तुम्हें राजा बना देंगे, तो राजा उसको बनाया भी, और जैसा अंग्रेज़ों ने कहा उसने वैसा ही किया। क्योंकि ये पहले ही कमिटमेंट कर चुका था मीर जाफ़र। तो ऐसे में जो है राजा जो था वो कठपुतली की तरह काम कर रहा था उस समय में। और धीरे धीरे जो है एक जो व्यापारिक कंपनी थी वो एक शासकीय एक निकाय बन गई, और उसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, लोगों के ऊपर कर लगाने शुरू कर दिए। अब उस समय में हम ये भी देखते हैं कि 60 से 70 के दशक में 2 बार अकाल पड़ा। तो वहाँ पे किसानों ने या काश्तकारों ने जो है वो दोहरी मार झेली। एक मार तो ये कि भाई करों को बहुत ज़्यादा लाद दिया गया कंपनी के द्वारा, और दूसरी तरफ से जैसे कि मैंने कहा कि राजा भी शासन कर रहा था, उसके द्वारा भी जो है साथ दिया गया ब्रिटिश कंपनी का। और दूसरी मार जो थी वो थी अकाल की। तो भुखमरी आ गई थी उस समय में, खाने के लिए मुश्किल पैदा हो गई लोगों को। तो दोहरी मार झेल रहा था उस समय में किसान, या वैसे तो किसी भी वर्ग का व्यक्ति था वो उस समय में, उन्होंने मार झेली। तो ऐसे में हुआ क्या, कंपनी ने जो है अपने आप को दिवालिया घोषित किया। और 1773 तक आते आते जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है वो डिमांड रखी इंग्लैंड सरकार के सामने कि, या वहाँ के जो बैंक था उसके सामने, कि हमें पैसा उधार चाहिए। तो ऐसे में इंग्लैंड की सरकार के कान खड़े हो गए, और उनको लगा कि जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी अचानक से ये दिवालिया कैसे घोषित कर रहे हैं उसको। तो जब उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि इसके जो अधिकारी थे वो करप्ट हो चुके थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो धन इकट्ठा किया भारत से, राजाओं से या जनता से कर के रूप में, तो वो पैसा वो व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा करके उन्होंने वो इंग्लैंड लेके जा रहे थे, और वहाँ पे अपनी संपत्तियाँ बना रहे थे, वहाँ पे गाड़ियाँ खरीदी, बंगले बना रहे। तो ये सब निरीक्षण के बाद पता चला कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में इंग्लैंड की सरकार को लगा कि कंपनी को कंट्रोल करना इस समय में बहुत ज़रूरी है। अगर ये इसने धीरे धीरे जो है अपनी कॉलोनीज अपने स्तर पर बनाना शुरू कर दिया, तो उसमें सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने क्या किया, कुछ अधिनियम पारित किए, चार्टर एक्ट बनाए कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। तो ये कौन कौन से अधिनियम से बनाया इसको आगे समझेंगे। तो ये ज़रूरत पड़ी कि सरकार को अधिनियम बनाने पड़े, और इंग्लैंड से ही कंपनी को भारत में जो है वो कंट्रोल करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी शासन की शुरुआत जो है वो कैसे हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई, और 1765 तक आते आते एक शासकीय निकाय में बदल गई। जैसे कि मैंने कहा, बंगाल के अधिग्रहण के बाद उसको बहुत सारे अधिकार मिल गए, दीवानी प्राप्त हुई उसको 1765 में, जो कि बक्सर की लड़ाई के जस्ट बाद जो है दो संधियाँ हुई थी, जो कि एक मुगलों के साथ हुई और एक अवध के नवाब के साथ जो हुई थी। तो उसमें जो है उस समय में उसको दीवानी के अधिकार या राजस्व के अधिकार उसको प्राप्त हुए। और कुछ समय बाद तो जो नजबुद्दौला था, क्योंकि जो राजा आ रहे थे अब आगे, वो कठपुतली की तरह ही काम कर रहे थे अंग्रेज़ों की, तो नजबुद्दौला को 50 लाख रुपए देकर निजामत का काम अर्थात न्यायिक व्यवस्था भी अपने हाथ में ले ली ब्रिटिश कंपनी ने। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकार उसके पास आ गए थे, और धीरे धीरे जो है उसने दूसरी रियासतों को भी हड़पना शुरू कर दिया था उसने। और क्योंकि उस एक तो सेना बढ़ा ली थी उस समय तक आते आते ब्रिटिश कंपनी ने, और ये समझ लिया था कि किस तरह से भारत को कंट्रोल किया जा सकता है अलग अलग रियासतों को।
तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जो है उसने शुरू किया। बक्सर की लड़ाई जब हुई 1764, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिला और धीरे धीरे ये भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। तो ऐसे में और इसने क्या किया कि जो शोषण किया, इसको जब शक्ति प्राप्त हुई और तो इसने शोषण किस तरह से किया, 1765 से 72 की अवधि में सरकार की जो व्यवस्था में द्वैध शासन देखा जाता है, जहाँ कंपनी के पास अधिकार तो थे लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और जबकि इसके भारतीय प्रतिनिधियों के पास सभी जिम्मेदारियां थी लेकिन कोई अधिकार नहीं था। तो इसका परिणाम निम्नलिखित रूप में देखा जाता है कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ और अत्यधिक राजस्व संग्रह और किसानों का उत्पीड़न शुरू हुआ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा टैक्स, भारी टैक्स लाद दिए गए किसानों के ऊपर, काश्तकारों के ऊपर, इवन बेरोजगार के ऊपर भी टैक्स उस समय में लगा दिया। तो एक दोहरी मार उस समय में झेल ली अकाल की और करों की। तो कंपनी को दिवालिया घोषित करना शुरू किया गवर्नर ने, जबकि इसके अधिकारी जो थे वो फल फूल रहे थे। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया हुई वो व्यवसाय को निश्चित दिशा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कानूनों में क्रमिक वृद्धि के साथ कंपनी को विनियमित करने का प्रयास किया, अर्थात उन्होंने इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया, कुछ अधिनियम पास। चलिए अब देखते हैं भारतीय संवैधानिक विकास को। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में विभाजित किया गया है और ये किस तरह से विभाजित है, इसमें दो तरह के अधिनियम हम देखते हैं। पहला तो इसमें आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए गए, उनमें रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, चार्टर एक्ट आ जाता है 1793 से लेकर के 1853 तक, ये 4 चार्टर एक्ट पारित हुए। तो ये 20-20 साल की अवधि में आप देख पा रहे होंगे ये चार्टर एक्ट आए। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम आया 1858 का, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909 और 1919 और 1935 का और 1947 का। तो ये एक पार्ट में और एक पार्ट में जो है ये रखे जाते हैं, दो भागों में विभाजित किया गया है इसको। तो ये किस तरह से हम पढ़ते हैं, उसको किस तरह हम अध्ययन करना है उसको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था, इसके क्या प्रावधान थे, क्यों ये लाया गया था। जैसा कि मैंने कहा कि 1773 के दौरान जो है वो गवर्नर जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस समय में, और वॉरेन हेस्टिंग्स एक ऐसे गवर्नर थे, जैसा कि मैंने कहा कि 60 और 70 के दशक में अकाल की स्थिति रही, और इससे पहले जो भी गवर्नर थे वो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इतना वो करप्ट हो चुके थे कि बहुत ज़्यादा धन उन्होंने यहाँ से लूटा और इंग्लैंड में अपनी संपत्ति बनाई थी। तो जो कंपनी में जो एक व्यवस्था मिली आर्थिक रूप से वॉरेन हेस्टिंग्स को, वो बहुत ही मतलब एक बड़ा ही क्रूशियल एक टाइम था उसके लिए, और बड़ी नाजुक स्थिति थी उसके लिए कि किस तरह से वो आर्थिक स्तर को किस तरह से वो ऊपर उठाए कंपनी के। और अब क्योंकि लालच तो उसने भी किया उस समय में, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस चले थे इंग्लैंड में, और इसके ऊपर जो है वो कुछ क्रिमिनल केस भी थे। तो वो उसको आगे हम समझेंगे जब हम इतिहास को पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास को। खैर, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को जो माहौल मिला था उस समय में, उसके लिए बहुत मुश्किल था आर्थिक रूप से उसको मेंटेन वो किस तरह से करे, और किस तरह से वो अपने फाइनेंशियली जो इनकम थी वो किस तरह से कंपनी की उसको किस तरह से बढ़ाए। तो धन तो इन्होंने भी हालांकि उस समय में बहुत लूटा। तो पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे इंग्लैंड में उस समय में, उनके द्वारा एक गुप्त समिति बनाई गई और उसकी सिफारिश पे कुछ जो है वो प्रावधान रखे गए, ये अधिनियम पारित किया गया। भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्रों के संदर्भ में ब्रिटिश संसद को निर्देश देने का पूरा अधिकार इस अधिनियम के द्वारा मिला, कि वो जो है कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, उसने जितने भी क्षेत्र भारत में अधिग्रहण किए उसके संदर्भ में ब्रिटिश संसद को अब निर्देश देने का पूरा अधिकार मिल चुका था। वो उनमें किस तरह से शासन व्यवस्था कायम रखनी है, किस तरह से उसमें कर लगाने हैं, वो सारी की सारी व्यवस्था जो है वो इंग्लैंड की सरकार करेगी, वो अधिनियम पारित करके। अब कंपनी के प्रशासन के नियंत्रण के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनी हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो ये तो बने हुए थे ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स तो ये पहले ही बने हुए थे, लेकिन इसमें कुछ फेरबदल किया गया था, आगे चलकर हम चर्चा करेंगे उस पर। तो ये जो था निदेशक मंडल, ये होता है जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा ही बनाया जाता है, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो थे ये थे स्टेक होल्डर्स, जो कंपनी का जिन शेयर लगा हुआ था कंपनी में जिनका, वो थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, अर्थात हम मालिक इनको कह सकते हैं कंपनी के। तो ये प्राइवेटली जो है ये सारा जो धन था वो या तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के पास जा रहा था। अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नर इनको पैसा नहीं दे रहे थे, जो अधिकारी थे वो पैसा नहीं दे रहे थे,
तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी पैसा जा रहा था, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपने ही जो है अपने ही अधिकारियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाते थे, और जो उनको लगता था कि ये हमारे लिए सही है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो अधिकारी होते थे, हो सकता है वो भी पैसा खिलाते हों कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को कि हमें रखें और हम जाएंगे और आपके लिए जो है धन इकट्ठा करने का काम करेंगे। तो इस तरह से जो है ये एक व्यवस्था जो थी वो अव्यवस्था में जो है वो बदल चुकी थी। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल हो गया था। इसमें एक प्रावधान रखा गया कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसकी अब शक्तियाँ बढ़ा दी गई थी, और उसको बंगाल के गवर्नर से अब उसकी जो डेजिग्नेशन थी, उसका जो पद था, वो अब गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी इनकी, और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, उसके जो गवर्नर थे वो भी अब जो है वो बंगाल के गवर्नर के या गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक समिति का भी गठन किया गया। 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जो कि हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि हेल्प तो क्या, वो उसको कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई थी, ताकि गवर्नर जनरल मनमानी ना करे। तो 4 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। ये गवर्नर जनरल की समिति थी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी रखे गए। इसमें मुख्य न्यायाधीश जो बने थे पहले, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश इसमें रखे गए थे। हालांकि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में उस समय में जो है शुरुआत में यूरोपियन के ही मामले सुने जाते थे। तो और बाद में जो है, हालांकि बंगाल रेगुलेशन एक्ट भी आया था 1781 में, और धीरे धीरे जो है बाद में इसमें भारतीयों के मामले भी आने लगे थे। उपहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि करप्शन इतना था कि उपहार लेते थे राजाओं से भी और लोगों जमींदारों से भी। तो उपहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इवन छोटे जो काश्तकार या किसान थे, उनको अगर कुछ छोटा मोटा काम भी कराना होता था, उनसे भी उपहार लिए जाते थे, पैसे लेकर के काम किया जाता था। कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था जो 1784 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट में कौन कौन से प्रावधान रखे गए। पिट्स इंडिया एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जिसमें भारतीय राज्य क्षेत्रों पे ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का जो पहला दस्तावेज माना जाता है, जो ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का, अर्थात हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे या डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार का जो है वो सीधे सीधे कंट्रोल होना भारतीय राज्य क्षेत्रों पर। पहले जो था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राज्य क्षेत्र माना जाता था। अब इस अधिनियम के बाद डायरेक्टली वो जो है, जो राज्य क्षेत्र भारत में हड़पे गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अब उनके ऊपर जो स्वामित्व था वो डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार का आ गया था, इंग्लैंड की सरकार का आ गया था। तो ये एक अधिनियम था जिससे ये काम शुरुआत हुई। व्यावहारिक कार्यों के नियंत्रण के लिए इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, इसमें जो मेंबर रखे गए थे वो सम्राट की ही प्रीवी काउंसिल के मेंबर थे। उसका राज्य सचिव और 4 सदस्य और थे जो प्रीवी काउंसिल के थे, और चांसलर ऑफ एक्सचेकर ये एक इसमें मेंबर था। ये जो सदस्य, ये जो बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सीधे सीधे एक नज़र रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स पर भी, और इवन पूरी कंपनी के जो अधिकारी थे उन सब के ऊपर। जो अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी, अब जो बड़े अधिकारी थे उनकी नियुक्ति भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही होनी थी, यानी सम्राट के द्वारा होनी थी। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर थे उनकी भी नियुक्ति अब इंग्लैंड की सरकार या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही होनी थी। पहले जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर थे उनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपनी मर्जी से जो है वो चुनता था, जो उसको ठीक लगता था, या उसको जो रिश्वत दे देते थे। ऐसा भी हो सकता था कि रिश्वत दे करके वो मेंबर बनते, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ आकर के धन ही कमाना था, वो भी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे वो। तो भ्रष्टाचार क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ऐसे में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया इंग्लैंड की सरकार के द्वारा। पद पे रखना, पद से हटाना सम्राट के हाथ में आ गया। अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए। अब द्वैध शासन यहाँ से शुरुआत हुई। एक द्वैध शासन की मैं पहले बात कर चुका हूँ, जो 1757 के बाद जो शुरुआत हुई, वो द्वैध शासन था। रियासतों की तरफ से एक शासन और कंपनी की तरफ से एक शासन। ये जो द्वैध शासन था, ये था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये द्वैध शासन इस तरह से था कि एक तरफ से तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहा था और शासन कर रहा था, या दूसरी तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए सम्राट शासन कर रहा था। तो एक कंपनी का शासन और एक सम्राट का शासन यहाँ से शुरुआत हुई। तो ये भी एक द्वैध शासन ही कहा जाता है। ये स्थिति 1858 तक रही, और गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या भी अब 4 से 3 कर दी गई। वो उसका भी एक कारण था ताकि गवर्नर जनरल अपनी मनमर्जी ना कर सके। उस पहले क्या होता था, 4 मेंबर होते थे इसकी काउंसिल के, और एक वो स्वयं था
तो 5 मेंबर हो जाते थे, बहुमत से ही निर्णय लिया जाता था, कोई भी डिसीजन लिया जाता था किसी भी विषय पर। तो ऐसे में क्या होता था, जो अगर निर्णय 2+2 का होता, तो जो 2 मेंबर थे जो उसके फेवर में होते थे गवर्नर जनरल के, तो उनके साथ वोट लगा करके वो अपना निर्णय पास कर देता था। तो ऐसा ना हो, इस वजह से इस मेंबर को 3 कर दिया गया। तो रेशो जो बना बहुमत का, या तो वो 3 का बनता था, 3+1 का ये रेशो बनता था। तो उसके चांसेस कम हो गए कि वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता था। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र बोला गया। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि अब जो है जितने भी क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प रही थी, वो डायरेक्टली अब वो किसके को थे, उनको लीगली या लिखित नहीं इस अधिनियम में बता दिया गया कि वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र ही बोले जाएंगे, उनको ब्रिटिश पोसेशन जो रीजन थे वो बोले जाएंगे। कंपनी के प्रशासन पे पूर्ण नियंत्रण यहाँ से एक शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद जो है आता है 1786 का अधिनियम। अब 1786 के अधिनियम में एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या था, एक प्रावधान इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से जो है एक एक शुरुआत हुई कि गवर्नर जनरल जो है अपनी परिषद के किसी निर्णय को, सभी निर्णयों को तो नहीं, किसी एक कोई खास कोई निर्णय है अगर वो वाकई में ही महत्वपूर्ण है, तो वो उसका भी जो है सम्राट के द्वारा या उसकी काउंसिल के द्वारा जो है वो देखा जाएगा, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा देखा जाएगा कि वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में क्या कर सकता था गवर्नर जनरल, अपनी काउंसिल के किसी डिसीजन को वो निरस्त कर सकता था, निर्णय को वो निरस्त कर सकता था। तो ये जो है सबसे पहले ये अधिकार मिला लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद आए। तो ये 1785 में जो है 84-85 में वॉरेन हेस्टिंग्स चले गए थे, उसके बाद कॉर्नवालिस आए। कॉर्नवालिस जो थे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। तो ऐसे में एक तो ये हुआ कि उसके अधिकार में आ गया कि वो किसी निर्णय को निरस्त कर सकता था, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। दूसरा ये था कि इसको शक्ति मिल गई कि ये प्रधान सेनापति बना दिया गया आर्मी का। जैसे आज हमारे राष्ट्रपति हैं, इस तरह से जो है गवर्नर जनरल की परिषद को पहले कमांडर इन चीफ सहित 3 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वो प्रधान सेनापति की शक्तियाँ इसको दे दी गई, वीटो पावर इसको मिल गई। और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को निरस्त या ओवरराइड करने की अनुमति दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति करेंगे, उनको अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी देना आवश्यक हो गया था। अब 2 महीने के अंदर अंदर जो है उनको अपनी पूरी संपत्ति की जानकारी देना ज़रूरी हो गया था। वो भी इसीलिए ताकि उनकी संपत्ति का ब्यौरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास रहे कि कितनी संपत्ति इसके पास थी, और 4 साल बाद जो है अगर ये वहाँ से आता है तो तब कितनी संपत्ति होगी, ताकि ये देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने रिश्वत खाई है और व्यक्तिगत रूप से धन इकट्ठा किया, संपत्ति बनाई। तो उन सब की जांच के लिए ही ये सब किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सिविल सर्वेंट नियुक्त हुए, उनको सबसे पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ज़रूरी हो गया। तो यहाँ 1786 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत सारे सुधार भी किए, वो हम आगे आधुनिक इतिहास में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो आधुनिक इतिहास में हम जानेंगे। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ हम अधिनियम की बात करेंगे, अधिनियम के प्रावधानों की ही चर्चा करेंगे। और उन सब प्रावधानों की चर्चा हम किस संदर्भ में कर रहे हैं, संवैधानिक विकास। जैसा कि मैंने आप यहाँ देख रहे हो कि प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। आज आप देखते हो हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जो है जो कि कमांडर इन चीफ माने जाते हैं, तो प्रधान सेनापति माने जाते हैं हमारी तीनों आर्मीज के, तो ये शक्ति आज हमारे राष्ट्रपति के पास है। तो ये प्रावधान जो है कहाँ से आया, ये प्रावधान इसी अधिनियम का है 1786 के। ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे जो बहुत सारे अधिनियमों से जो है वो लिए गए थे। तो यही तो है संवैधानिक विकास, इसी को हम संवैधानिक विकास कह रहे हैं कि कौन से वो प्रावधान थे जो ज़रूरी लगे संविधान निर्माताओं को, और वो इन अधिनियम से वो उठाए गए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो सही लगे। तो आगे चलते हैं। 1786 के बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो चार्टर एक्ट थे वो 20-20 साल बाद जो है आए, और इसमें जब ये आया चार्टर एक्ट तो हर बार जो है 20 सालों के लिए कंपनी के अधिकार को बढ़ाया गया। तो लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव यहाँ से पड़ी। चार्टर एक्ट जो है जो कंपनी के लिए बनाया गया था, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव का मतलब है कि जो अब जितना भी जो काम होगा, प्रशासनिक काम होंगे या जो भी पॉलिटिकल जो भी एक्सपेंशन होगा कंपनी का क्षेत्रों के संदर्भ में, जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, तो वो अब सारा का सारा वो लिखित विधियों द्वारा होगा, अर्थात वो अधिनियमों के द्वारा होगा। इंग्लैंड की सरकार जो भी लिखित में देगी उसके द्वारा जो है वो सारा काम किया जाएगा।
गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार हो रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही वो नियुक्ति हो रही थी, अर्थात जो गवर्नर जनरल आ रहा था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ही बन रहा था। तो ऐसे में जो है उसकी शक्तियाँ भी बढ़ा रहे थे वो, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएँ और वो अपना काम जो है वो इंग्लैंड की सरकार के जो है वो अधिकार क्षेत्र में ही वो करे। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। तो हालांकि कमांडर इन चीफ तो अब जो है वो गवर्नर जनरल को बना दिया गया था। तो कोई भी जो बड़ा अधिकारी था उसकी नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था, अर्थात सम्राट की अनुमति अनिवार्य थी। तो उसकी अनुमति के बगैर जो है वो कोई भी बड़ा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता था। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। ऐसा करना इस्तीफे के रूप में माना जाता था, अर्थात अगर कंपनी का कोई अधिकारी भारत को छोड़ता है और उसको काफ़ी दिन हो गए तो वो अपनी जो है सीट पे नहीं है, अपने वहाँ पद पे नहीं है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि वो इस्तीफ़ा दे चुका है, अर्थात उसकी खाली जगह को इस्तीफे के रूप में जो है वो माना जाएगा। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि पहले क्या होता था, अधिकारी जो है वो काम नहीं करते थे और महीना महीना जो है वो इंग्लैंड में पड़े रहते थे या कहीं और बाहर चले जाते थे, काम नहीं करते थे, जहाँ धन इकट्ठा किया और वो बाहर निकल लिए। तो ऐसा नहीं होगा, अब अधिकारियों को काम करना ही पड़ेगा। अधिकारियों का भुगतान, इसने निर्धारित किया कि नियंत्रण जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उसके सदस्यों और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए। यह वर्ष 1919 तक जारी रहा। अर्थात जो पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनको जो सैलरी दी जाती थी वो इंग्लैंड की सरकार के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब जो है इनकी सैलरी भी भारत के जो राजस्व था उससे दी जानी थी। उसका भी कारण था कि यहाँ पे जो है उसका बर्डन बढ़ेगा और ये जो है राजस्व को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे। तो काम होगा तभी राजस्व आएगा और राजस्व आएगा तभी सैलरी दी जाएगी। तो वो सैलरी भी भारतीय राजस्व से ही देना तय किया गया। कंपनी को सालाना 5 लाख पाउंड का भुगतान ब्रिटिश सरकार को करना था और ये सब जो होना था ये इसके आवश्यक खर्चों का भुगतान करने के बाद ये सब करना जरूरी था, 5 लाख पाउंड। और ये सब जो है कंपनी को कहा गया कि 5 लाख पाउंड जो है वो देना ही देना है आपने सालाना, आप जैसे मर्जी करें, जिस तरह मर्जी करें। तो ये भी एक उसके आगे इसमें आ जाता है 1813 का जो चार्टर एक्ट था। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करना अब तय कर दिया गया कि 1 लाख रुपया जो है वो भारतीयों की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। और इसमें प्रावधान क्या थे कि अंग्रेज व्यापारियों की मांग बढ़ने लगी थी। अब जो व्यापारी थे दूसरे, उनको भी जो है ये लगने लगा था कि भारत में जो है व्यापार करने की अनुमति हमें भी दी जाए। अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई। अब कंपनी के जो अधिकार थे उनको कम कर दिया गया और दूसरे जो व्यापारी थे उनको भी छूट दी गई भारत में व्यापार करने की। कंपनी के एकाधिकार का अंत कर दिया गया। इसके द्वारा कंपनी अपने वाणिज्यिक एकाधिकार से वंचित हो गई। जो उसका कमर्शियल जो एक राइट था उसको धीरे धीरे इन्होंने ख़त्म कर दिया और आगे चलकर आप देखेंगे कंपनी को एक प्रशासनिक इकाई इन्होंने बना दिया इंग्लैंड की सरकार ने। वो कैसे किया, तो इसके द्वारा कंपनी अपने वाणिज्यिक एकाधिकार से वंचित हो गई थी। हालांकि कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। अभी सिर्फ इसके पास 2 अधिकार रह गए, वो ये था कि चीन के साथ व्यापार ये कर सकती थी और चाय का व्यापार जो है उसका एक अधिकार इसके पास था, वो चाय का व्यापार कर सकती थी। सिर्फ 2 अधिकार ही रहे, बाकी जो है इसको एक प्रशासनिक इकाई के रूप में अब काम करना था। शिक्षित मूल निवासियों को सहायता, जो मूल निवासी थे यहाँ के, जैसे भारतीयों की शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षित मूल निवासियों को सहायता दी गई। साहित्य के पुनरुद्धार के लिए भी कहा गया कि साहित्य का पुनरुद्धार हम करना चाहते हैं और इस वजह से हम भारतीयों की शिक्षा पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए भारतीयों को कि हम आपकी शिक्षा जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा था कुछ नहीं। विद्वानों, भारतीय मूलों के बीच प्रोत्साहन और भारतीयों के मध्य वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये सब जो है 1 लाख रुपये की राशि प्रदान करना यहाँ से तय किया गया। यह शिक्षा प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम माना जाता है कि ये जो है ये शिक्षा प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी के सिद्धांत को, कि ये एक राज्य की जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा पर ध्यान दे और ये इस दिशा में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में ये पहला कदम माना जाता है। ये इसमें इम्पोर्टेंट था। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है।
लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय में गवर्नर जनरल हुए। तो ये इनके समय के बहुत सारे तथ्य जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से सेंट्रलाइजेशन हो गया था पावर्स का, यहाँ से केंद्रीयकरण हो गया था। तो वो किस तरह से हुआ, और जैसे सती प्रथा का अंत हम देखते हैं, बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो हम पढ़ेंगे तो आधुनिक इतिहास में सारे, तो यहाँ तो हम जैसा कि मैं कह रहा हूँ बार बार कि प्रावधानों का ही हम जिक्र यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जैसा हमने पीछे पढ़ा कि चीन के साथ और चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार था, वो भी अब समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के बनने तक। प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व उसको सौंप दिए गए, केवल प्रशासनिक इकाई या राजनीतिक इकाई उसको बना करके रख छोड़ा। यूरोपियन ये जो अप्रवासन है, यूरोपीय अप्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए कि पहले जो है दूसरे व्यापारी यूरोपियन वो यहाँ पे नहीं आ सकते थे, और वो जो है जैसे अब क्रिश्चियन ने जो है वो अपने धर्म का प्रचार करना भी शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे यूरोपीय जो है अब भारत में आने लगे थे, जिससे भारत में यूरोपीय उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया, और एक रास्ता खुल गया उनके लिए कि अब भारत को जो है इंग्लैंड का उपनिवेश जो है वो बनाने में कोई कसर इंग्लैंड की सरकार नहीं छोड़ना चाहती थी। केंद्रीयकरण की नीति यहाँ से शुरुआत हुई, जैसे कि मैंने कहा केंद्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात जो शक्तियाँ थी वो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी शक्तियाँ वो गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। गवर्नर जनरल को और ज़्यादा शक्तियाँ दी गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात जो सारी शक्तियाँ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। उसे नागरिक और सैन्य मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन जैसी कंपनी की सभी शक्तियाँ दे दी गई थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दी उस समय में। और इनके समय में जो है एक आंग्ल प्राच्य विवाद का भी जिक्र आता है, जो 1823 में शुरुआत हुई थी, 1835 में वो जो है वो हल हुआ था। वो भाषा को लेकर एक विवाद था कि जो शिक्षा का जो माध्यम है वो स्कूलों में अंग्रेजी किया जाए, या प्राचीन जो है भाषा जो चली आ रही है, जो यहाँ की भाषा है उसमें जो है शिक्षा दी जाए। तो ये भी एक विवाद था जो उस समय में चला। खैर उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। तो समस्त राजस्व उसके अधिकार के तहत वसूले जाते थे। तो ये जो राजस्व जो था विभाग, ये सारा इसी के अंडर आ गया था, और खर्च पर भी उसका पूरा नियंत्रण हो चुका था। तो यहाँ से ये सारे अधिकार लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त हुए उस समय में। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें आप देखेंगे कि तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे छिपे हुए हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि केंद्रीयकरण की नीति कब अपनाई ब्रिटिश सरकार ने, कौन से अधिनियम में ये कहा गया, लिखित में दिया गया, और कंपनी का जो है पूर्ण रूप से जो है वो एकाधिकार जो था, वाणिज्यिक एकाधिकार, वो कब समाप्त किया गया। तो वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब ये पूर्ण रूप से जो है एक प्रशासनिक या राजनीतिक इकाई के रूप में अब बना दी गई थी। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसी के दौरान जो है हम देखते हैं कि उस समय में पहला विधि सदस्य जो है वो ऐड किया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में। तो पहला विधि सदस्य जो था वो कौन था, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो वो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले को पहले विधि सदस्य के रूप में जगह मिली गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और 1834 की ये बात है, 1833 की ही बात है। 1834 में तो विधि आयोग बना था, पहला विधि आयोग जो बनाया गया वो 1834 में बनाया गया, और उसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले ही थे। तो इसी अधिनियम के तहत ही दास प्रथा का भी अंत किया गया 1843 में। तो 1843 में ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि दास प्रथा का अंत कब किया गया। दास प्रथा का जिक्र प्राचीन काल में भी हम देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास में भी हम पढ़ते हैं दास प्रथा के बारे में। अकबर ने भी इसको समाप्त करने की कोशिश की थी। तो दास प्रथा जो है इसका जिक्र कई बार आएगा। यहाँ पे जो है इस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जो है अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही दास प्रथा का अंत किया गया था। एक इसमें महत्वपूर्ण, जैसा मैंने कहा कि पहला विधि सदस्य कौन था जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड हुआ, कब ऐड हुआ, और पहला विधि आयोग कब बनाया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो लॉर्ड मैकाले जो थे वो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, और इसी अधिनियम के चलते दास प्रथा का अंत हुआ। आगे बढ़ते हैं, और चार्टर एक्ट 1833 में और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देख लेते हैं। विधि आयोग, जैसा कि मैंने कहा कि इस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत जो भारतीय कानून थे, भारतीय कानूनों का समेकन करने के लिए और संहिताबद्ध करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी कि जो भी विधि कानूनों को लेकर के जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको सही किसी तरह से उसको और भी ज़्यादा सॉलिड किया जा सके, उसको अच्छी तरह से स्थापित किया जा सके। तो इसलिए विधि आयोग बनाया गया, और बहुत सारे कानून ऐसे थे जो ऐड करने ज़रूरी थे, इस वजह से ये बनाया गया। इसने भारत के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा कॉमन सदस्य जोड़ा,
जो एक कानूनी विशेषज्ञ था, जिसको हम अटॉर्नी जनरल कह देते हैं, विधि सदस्य हम कह देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे। लॉर्ड मैकाले चौथे कॉमन सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, धारा 87 का भी जिक्र यहाँ पे मिलता है। हालांकि ये जो है कॉर्पोरेट डायरेक्टर जो है उसके कारण ये बंद कर दी गई थी, उन्होंने विरोध किया था इसका कि ये नहीं होना चाहिए था अभी, और इसी वजह से जो है धारा 87 को ख़त्म कर दिया गया। धारा 87 जो थी वो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन के संदर्भ में थी, तो इसको भी बंद कर दिया गया उस समय में। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसका जिक्र जो है क्वेश्चंस में आ सकता है, एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, इसलिए पता होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो थे 1833 के चार्टर एक्ट से थे। देखो, हर अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उसमें से दो तीन तथ्य आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे ही मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर तरह के एग्जाम्स में इनका जिक्र मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल को विधियों के लिए आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया कि वो विधियों के लिए जो है कानूनों के लिए एक आयोग गठित कर सकता था। जैसा कि मैंने कहा, पहला विधि आयोग बनाया गया था उस समय में, तो ये मैकाले की अध्यक्षता में बना 1834 में। उसके बाद आ जाता है अंतिम चार्टर एक्ट, वो 1853 का था। जैसे कि मैंने कहा कि 20-20 साल बाद ही आते रहे और कंपनी को जो है वो अधिकार दे दिए गए थे। हालांकि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो तो इससे पहले ख़त्म ही कर दिए गए 33 तक आते आते। तो अंतिम चार्टर अधिनियम इसको बोला जाता है इतिहास में। विधायिक कार्य या प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिए गए। जो विधायिक कार्य था अर्थात कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी वो अलग कर दी गई प्रशासनिक कार्यों से, तो वो अलग हो गई। विधि निर्माण के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद गठित की गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ। तो वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है 1853 के चार्टर अधिनियम का कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो गठन था वो कब किया गया, या हम कहें कि एक विधान परिषद का गठन कब किया गया। तो इससे पहले तो हम देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल ही थी, उसमें मेंबर जो है कभी बढ़ा दिए जाते थे, कभी घटा दिए जाते थे, और वही जो है वो एक कार्यकारी परिषद की तरह काम करती थी। इससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हो गया, अर्थात यहाँ पे जो है जितने भी रीजन थे, जितने क्षेत्र थे ब्रिटिश प्रांत में जो हटते हुए थे, वहाँ से जो है उन क्षेत्रों में जो है एक ऐसे सदस्यों को चुना जाना था अब, जो उन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कौन करता है, एक एमएलए होता है जिसको हम एक जनता के द्वारा चुना जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन उस समय तो जो है भारत एक उपनिवेश था, लेकिन वहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े करके अधिकार मिलते रहे उनको। तो ये पहली एक कदम था पहला, कि जब क्षेत्रों को जो है कुछ अधिकार दिए गए थे। इससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह काम करना शुरू किया। तो एक छोटी संसद की तरह जो है इस शाखा ने काम करना शुरू कर दिया था, इस परिषद ने। अब गवर्नर, ये जो जी मैंने लिखा है इसको समझें आप, ये गवर्नर जनरल मैंने शॉर्ट करके थोड़ा लिख दिया, इसको समझ लेना आप। तो गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव जो है वो जैसे बंगाल है, मद्रास, बम्बई और आगरा, इनके द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव और 2 मनोनीत किए जाने थे। 4 का तो चुनाव और 2 मनोनीत किए जाने थे। 4 का जो चुनाव होना था वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की प्रांतीय सरकार द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाना था। 2 मनोनीत किए जाने थे। परिषद का कार्य जो है विधि बनाना, परंतु अंतिम निर्णय जो है वो गवर्नर जनरल का ही होता था। वह वीटो भी कर सकता था, जो वीटो पावर का जिक्र मैंने पहले किया कि उसके पास वीटो पावर भी थी, तो वीटो का प्रयोग वो यहाँ कर सकता था। परिषद का जो कार्य था विधि बनाना था, कानून बनाने का काम जो था वो परिषद का था। अब बंगाल के कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। अब जो है बंगाल के कार्यों के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, वो गवर्नर जनरल कर सकता था। उसको ये अधिकार था कि वो किसी क्षेत्र के लिए, किसी प्रांत के लिए जो है वो गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकता था, ताकि वहाँ का जो कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो और ये जो वर्कलोड है उसको कम किया जा सके, गवर्नर जनरल के वर्कलोड को। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। याद रखें, इससे पहले जब गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य को ऐड किया गया था 1833 में, तो वो पूर्ण सदस्य नहीं था, वो वोटिंग नहीं कर सकता था, तो उसको वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो यहाँ से वो पूर्ण सदस्य बना दिया गया और उसको वोटिंग का अधिकार भी दे दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं को आधार बनाया गया। अब कर्मचारियों की नियुक्ति है वो सीधी भर्ती के स्थान पर अब प्रतियोगिता परीक्षाओं को किया जाना जो है वो तय कर दिया गया। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, ये जस्ट 1857 की क्रांति से पहले ये कुछ काम जो है वो अधिनियम के तहत हुए थे। अब हालांकि यहाँ तक आते आते जो है उस समय में आप देखें कि 1848 में जो है लॉर्ड डलहौजी आ चुके थे, और लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियाँ थी, लैप्स की नीति,
तो उस समय में एक बड़ी नाजुक स्थिति उस समय में बनी हुई थी रियासतों को लेकर के। जो गोद लेने की प्रक्रिया थी वो बंद कर दी गई थी और वो उत्तराधिकारी नहीं मानते थे उसको। तो ऐसे धीरे धीरे जो है उस समय में बहुत ज़्यादा जो है लाल डलहौजी की जो नीतियाँ थी बहुत ज़्यादा जो थोपी जा रही थी रियासतों के ऊपर। उस समय में रियासतें जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया था रियासतों ने। तो ऐसे में एक आधार बन गया था 1857 की क्रांति का उस समय में। तो धीरे धीरे ये माहौल बन रहा था 1853 के अधिनियम में, लेकिन ये कुछ प्रावधान रखे गए थे। लेकिन अभी कंपनी को ये नहीं पता था कि 1857 तक जो है ये विरोध जो है क्रांति का रूप ले लेगा। इससे वो अनभिज्ञ थे। इसके बाद जो है आगे हम बढ़ें तो देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। तो 1857 की क्रांति होने के बाद जब अंग्रेज़ों ने देख लिया कि ये किस तरह से जो है ये विरोध क्रांति का रूप ले लेता है और इतनी बड़ी क्रांति से वो बच तो गए, लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि भारतीय जो है कभी भी ये एकजुट हो सकते हैं और हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में जो 1858 का जो अधिनियम आया था उसमें जो है अंग्रेज़ों ने कैसे प्रावधान रखे। प्रथम वॉयसराय जो है लॉर्ड कैनिंग ये उस समय में बनाए गए थे। तो ये 3 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है कि प्रथम गवर्नर जनरल कब बना, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और भारत का जो है वो गवर्नर जनरल पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय उस समय में बनाए गए थे। इसके जो प्रावधान थे वो क्या थे, जैसा कि मैंने कहा कि 1857 की क्रांति से अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ सीख लिया था और उनको लगा था कि भारत जो है एकजुट होकर के कभी भी आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो वर्ष 1857 के विद्रोह के परिणाम जो थे, 1857 के विद्रोह ने प्रशासन में कंपनी की सीमा को उजागर कर दिया था। इस विद्रोह ने जो है प्रशासन में जो कंपनी की एक सीमा थी उसको उजागर कर दिया था। अब कंपनी जो है, कंपनी को पता चल गया था, कंपनी को भी, कि वो जो है उसकी सीमा कहाँ तक है, उसकी लिमिट कहाँ तक है। तो भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। इससे अर्थात ये पता चला कि कंपनी में कितनी पावर है, कंपनी कहाँ तक काम कर सकती है, क्या कर सकती है। तो इसका पता चल गया था 1857 की क्रांति में। और अब जो है कंपनी को तो पहले ही वैसे तो समाप्त कर दिया गया था, तो अब तो प्रशासनिक इकाई ही थी वो। अब जो है जो थोड़ी बहुत कसर बच गई थी उसको भी अब ख़त्म कर दिया गया और जो प्रशासन था या शासन था वो अब सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में दे दिया गया था। अब जो कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती थी इंग्लैंड की सरकार, तो अब जो है वो सीधे सीधे सारा कंट्रोल हर तरह से वो सारा महारानी विक्टोरिया के हाथ में अर्थात इंग्लैंड की सरकार के हाथ में चला गया यहाँ से। तो कंपनी के शासन का अंत यहाँ से बिल्कुल ही अंत कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली का जो था वो अंत हो गया यहाँ से, अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो भी यहाँ से ख़त्म कर दिए गए। और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो दोहरी प्रणाली थी अर्थात द्वैध शासन जो था उसका अंत कौन से अधिनियम में हुआ, तो ये इसी अधिनियम के तहत जो है ये किया गया। अब भारत को राज्य के सचिव, पहले जो थे वो लॉर्ड स्टैनले थे, यहाँ से एक पद क्रिएट किया गया, यहाँ से एक पद बना भारत का राज्य सचिव। तो ये जो है एक पद जो था सबसे पहले वो मिला लॉर्ड स्टैनले को। तो 15 सदस्यों की इसकी एक परिषद भी बनाई गई थी और ये जो है ये परिषद या ये जो पद था राज्य सचिव का, ये भी एक तरह से गवर्नर जनरल या वायसराय को कंट्रोल करने के लिए ही था। और वो उसके निर्णय को मनमानी ना कर सके उसके निर्णयों में, तो ये इसलिए किया गया था। तो ये एक पद बनाया गया था, उसकी भी परिषद बनाई गई। ये 8 और 7 का रेशो में ये परिषद थी। 15 सदस्यों की ये परिषद उसकी हेल्प के लिए बनाई गई थी। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार ही थी। और वायसराय का जो परिचय, हम यहाँ से बात करें परिचय की, तो भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को अब वायसराय में बदल दिया गया था, जिसने इस पद की प्रतिष्ठा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ये एक तरह का सम्मान उसको और ज़्यादा मिला गवर्नर जनरल को, अब उसको वायसराय की संज्ञा दी जाने लगी। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना था और भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे एक और जो है वो तथ्य है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा की गई थी और इस घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। यहाँ उस समय में शिक्षित वर्ग जो था उसने इस घोषणा को ये कहा कि ये जो ये हमें अधिकार दिए जा रहे हैं वो एक मैग्ना कार्टा की तरह है, अर्थात वो हमारे मौलिक अधिकारों की तरह हैं जो यहाँ पे अधिकारों की बात इस घोषणा में की जा रही थी। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, हालांकि कोई ऐसे अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी शिक्षित वर्ग को यह लगा कि बहुत सारे शायद अधिकार जो है वो हमें दिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं हालांकि। तो इसके बाद जो है आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1861 का। संवैधानिक विकास का सूत्रपात यहाँ से माना जाता है। एक संवैधानिक विकास की शुरुआत हम कह सकते हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुई थी।
तो वो क्या प्रावधान थे जिनसे ऐसा लगता है कि संवैधानिक विकास का सूत्रपात यहाँ से होता है, वो कौन से प्रावधान थे? तो इसमें सहयोग की नीति का जिक्र मिलता है कि पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन की शुरुआत यहाँ से होती है। सहयोग की नीति क्या थी? उदार निरंकुशता भी इसको कह देते हैं। उदार थी बट निरंकुशता थी, निरंकुशता इसमें शामिल थी। ये शब्द इस क्यों यूज़ किया गया? यहाँ से ये माना जाता है कि अब जो अधिनियम बनाए जाने थे उसमें ये प्रावधानों का रखा जाना तो ज़रूरी ही था, जिससे लगे भारतीयों को कि हमारे लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, अर्थात हमारा सहयोग किया जा रहा है। तो सहयोग की नीति इसलिए बोला गया कि यहाँ से अंग्रेज़ों ने एक शुरुआत की कि वो भारतीयों को जो है वो सहयोग कर रहे हैं, उनको उनके लिए जो लिखित में कुछ प्रावधान ऐसे रखे जा रहे हैं कि उनकी जो है वो उनका सहयोग कर रहे हैं और उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज। तो यहाँ से उदार निरंकुशता की संज्ञा भी इसको मिलती है कि निरंकुशता तो है लेकिन उसमें उदार हो चुके हैं अंग्रेजी सरकार और भारतीयों के प्रति, और उनको बहुत सारे अधिकार देने की बात कर रही है। भारतीयों को शासन में भागीदार जो है वो यहाँ से बनाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारतीयों को शासन में भागीदार बनाया जाएगा। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ से मिल गई। आज हम देखते हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? ऑर्डिनेंस पावर आज हमारे राष्ट्रपति के पास था। तो आप देख पा रहे होंगे जो पावर्स उस समय में गवर्नर जनरल या वायसराय को मिली, वही पावर्स आज हमारे संविधान में वो राष्ट्रपति के पास दिखाई देती हैं। तो ये जो शक्तियाँ थी उस समय में जो गवर्नर जनरल के पास थी, तो ये लिखित में दिया गया या अधिनियम में जो है वो लीगली उनको वो शक्तियाँ दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये संवैधानिक विकास का ही तो हिस्सा है कि हमारे संविधान में वो प्रावधान वैसे के वैसे आज रखे हुए हैं। तो वो कहाँ पे हैं, किस आर्टिकल में हैं, किस संदर्भ में उनकी बात हो रही है, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है। गवर्नर जनरल उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रेसिडेंसी या कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता था, नए प्रांतों का निर्माण और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। तो गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर मिली, जैसा कि ये पहले भी बात हुई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो नियुक्त कर सकता था। तो गवर्नर जनरल उद्घोषणा द्वारा किसी भी प्रेसिडेंसी या कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता था, वो उसको घटा बढ़ा सकता था, कि वो कह सकता था कि भाई इसकी जो इस पर्टिकुलर इस रीजन की जो सीमा है वो यहाँ तक बनती है, इस क्षेत्र की जो सीमा है वो यहाँ तक बनती है, उसको घटा सकता था, बढ़ा भी सकता था। नए प्रांतों का निर्माण कर सकता था वो, ब्रिटिश प्रांतों का, अपना गवर्नर एक प्रांत से दूसरा प्रांत वो बना सकता था, कहने का अर्थ ये है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी किसी प्रांत में वो कर सकता था ताकि वर्कलोड को कम किया जा सके। इसके द्वारा बंगाल, पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और जो है मद्रास, बम्बई के लिए विधायी परिषदों की स्थापना की गई। तो इसके द्वारा जो है बंगाल जो कि 1862 में और पंजाब में 1897 में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में 1866 में, और ये जो है इसके लिए क्या किया गया, इसके साथ मद्रास और बम्बई के लिए भी विधायी परिषदों की स्थापना की गई। इन क्षेत्रों को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका, तो यहाँ पे विधायी परिषद बनाई गई ताकि इन क्षेत्रों को महत्व दिया जा सके और इसमें जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको जो है गवर्नर जनरल तक पहुँचाया जा सके और उन पे काम किया जा सके। तो इसके लिए जो है यहाँ पे विधायी परिषदों की स्थापना की गई। संविभागीय प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है। संविभागीय प्रणाली की शुरुआत यहाँ से हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है और इसी पोर्टफोलियो सिस्टम से माना जाता है कि मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, तो या संविभागीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे 1833 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हुए हैं, तो जहाँ से बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये जो है एक यहाँ से शुरुआत हुई मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो आगे चलकर हम देखते हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल बनाए गए। पहली बार भारतीयों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था, जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ कि रिप्रेजेंट किसी पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये काम किया गया था। तो पहली बार भारतीयों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को जो है उसमें शामिल किया था, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव को। तो 3 जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, वो इसमें शामिल किए गए थे। 1862 में ये काम हुआ। हालांकि 1862 में एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था कि पहले एक भारतीय थे, पहली बार जो है कोई सिविल सर्विसेज को पास करने वाले एक भारतीय बने थे, तो वो भी 1862 में ही जिक्र मिलता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर का जिक्र मिलता है।
तो वो पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज को पास किया था, सिविल सर्विस परीक्षा को उन्होंने पास किया था। तो उनका भी जिक्र मिलता है 1862 में। तो जिससे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से होती है। केंद्रीयकरण की शुरुआत अगर पूछे कहाँ से होती है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1833 से होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, किस अधिनियम से होती है, तो फिर आपने करना है 1861 का अधिनियम। यहाँ से इसका अर्थ होता है विकेंद्रीकरण का कि वहाँ तो सारी शक्तियाँ जो थी वो सीमित कर दी गई, वो समाहित कर दी गई गवर्नर जनरल की शक्तियों में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दी गई गवर्नर जनरल को। तो वो है एक जगह पे शक्तियों का होना। यहाँ पे जो है विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारे से, अर्थात शक्तियाँ जो है वो अलग अलग लोगों को दे दी गई, ताकि जिन जिन क्षेत्रों के वो रिप्रेजेंटेड हैं उन क्षेत्रों को जो है वो महत्व दिया जा सके, और उन क्षेत्रों की समस्याओं को जो है वो सरकार के सामने रखा जा सके। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम इसको कह सकते हैं कि शक्तियों का जो है वो बंटवारा यहाँ से किया गया। जैसा कि मैंने कहा कि क्षेत्रों को महत्व देने के लिए वहाँ विधायी परिषदों की स्थापना की गई। तो ये दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण हैं कि केंद्रीयकरण कब हुआ और विकेंद्रीयकरण कब हुआ शक्तियों का, ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो 1861 का अधिनियम में और क्या महत्वपूर्ण है, तो इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई, 4 से बढ़ाकर अब वो 5 कर दी गई। जो एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स थे उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई, और जिसमें से 3 प्रशासनिक सेवा के और जिनको भारत में रहकर 10 वर्ष का अनुभव हो ऐसे मेंबर, बाकी 2 में से एक को 5 साल का जो विधि संबंधी अनुभव होना जरूरी है, यानी कानूनी प्रक्रिया का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसका जो है वो होना बड़ा ज़रूरी था 5 साल के लिए। तो वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना ये मनोनीत सदस्य थे। वायसराय की विधान परिषद में कम से कम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। ये यहाँ से एक शुरुआत हुई कि यहाँ पर भी जो है वो मनोनीत सदस्यों की संख्या को मैक्सिमम जो है वो 12 तक बढ़ा दिया गया। चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया। मैंने पहले कहा कि ये जो सदस्य थे ये मनोनीत थे, ऐसा नहीं कि इनका चुनाव किया जाना था। तो ये 12 सदस्य मनोनीत थे। तब मनोनीत तो जो है वो किसी को भी वो कर सकते थे, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें जनता के द्वारा चुने हुए जो है वो प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल किए जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। चुनाव शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया, तो चुनाव से नहीं आने थे ये। इनमें से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना भी आवश्यक था। तो ये वो सदस्य थे जो गैर सरकारी थे, अर्थात जो ऑफिशियल नहीं थे, एम्प्लॉयज़ हम नहीं इसमें शामिल कर रहे थे, कोई एम्प्लॉय नहीं थे इसमें। और इनकी शक्तियाँ जो है विधि निर्माण तक ही सीमित थी। इनकी जो पावर्स थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इनको पावर्स दी गई थी, तो इनकी शक्तियाँ सिर्फ केवल और केवल कानून बनाने तक ही सीमित थी। इसके बाद जो है इनको कोई और पावर नहीं थी। इसके बाद आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 का जो अधिनियम आया था, 1861 और 92 के बीच में आप देखें कांग्रेस भी बन चुकी थी 1885 में। तो कांग्रेस की अपनी बहुत सारी डिमांड्स थी, जो उनको लगता था कि किन विशेष क्षेत्रों या पूरे भारत में क्या चीज़ें थी जो लागू होनी चाहिए थी। तो वो अपने स्तर पर जो है बहुत सारी मांगें उन्होंने रखना भी शुरू कर दिया था। तो एक तरफ से जो है एक तो ये प्रेशर था इंग्लैंड की सरकार के ऊपर या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश संसद के ऊपर, कि वो उन्होंने देख लिया था 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो ये दोबारा ना उभरे, तो उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाए। दूसरा प्रेशर अब आने लगा था कांग्रेस का, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी जिसका कि एक दबाव बनने लगा था। उसने बनाया धीरे धीरे, देखो 85 से लेकर 92 तक का जो टाइम है, वहाँ उसके बीच में ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अपनी मांगें तो रखी ही। बेशक वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने विरोध स्वरूप ही अपनी मांगें रखी और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे उन्होंने कुछ ऐसा संघर्ष किया उस समय में। तो वो एक सिंपली तरीके से अपनी मांगें रखते थे, लिखित में वो देते थे कि ये जो है ये हमारी मांगें मान ली जाए। अब अंग्रेज़ों को भी ये भी ज़रूरी था, अंग्रेज़ों को ये भी ना लगे कि एकदम से जो है बहुत ज़्यादा विरोध और कहीं जो है कांग्रेस जो है वो एक क्रांति ना खड़ी कर रही हो, तो उनको ये भी ना लगे। तो इसी वजह से जो है कांग्रेस ने बड़े ही ग्रेजुअली, बड़े धीरे धीरे से जो है वो काम किया उस समय में। 20 सालों तक तो ये माना जाता है कि ऐसा नज़र आता था कि जब कांग्रेस में से एक गुट अलग निकला, गरम दल, कि उनको जब लगा कि 20 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और हाथ जोड़े खड़े रहे, तो ऐसे में जो है
कुछ लोगों ने सोचा कि हमें अलग हो जाना ज़रूरी है हमारा, और हम इसके ऊपर काम करेंगे ताकि अलग अलग जगह से जो है विरोध किया जाए इंग्लैंड की सरकार का, इंग्लैंड का, और अपनी बातों को जल्दी से जल्दी मनवा लिया जाए। तो ऐसा नहीं है हम कह सकते कि कांग्रेस ने नहीं किया 20 सालों में, तो वो ग्रेजुअली कर ही रहे थे धीरे धीरे अपनी मांगों पर काम। तो यहाँ से दो तरह से जो है अंग्रेजी सरकार के ऊपर प्रेशर था। तो यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में भी अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, जो ऑफिशियल मेंबर थे उनका ही ज़्यादा दबाव यहाँ पे रहता था, जो अतिरिक्त मनोनीत सदस्य थे उनका इतना दबाव नहीं रहता था। तो वो तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है उनको रखा गया था। विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में अब वृद्धि हुई थी, और जैसे हम कह सकते हैं कि बजट पे बहस करने की अनुमति उनको मिल गई। तो पहले बजट पे बहस नहीं कर सकते थे, अब जो बजट जो है वो केंद्र की जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी या कार्यकारी परिषद थी उसने जो तय कर दिया तो ठीक है। लेकिन अब जो किसी पर्टिकुलर रीजन था या विशेष जो क्षेत्र थे जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे थे, वो अपनी बात को बजट मतलब पैसे के रूप में वो कोई डिमांड नहीं रख सकते थे, तो उनको बजट पे बहस करने की अनुमति नहीं थी। अब वो जो है अपने अकॉर्डिंग वो बता सकते थे कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था, वोटिंग का उसको कोई अधिकार नहीं था मेंबर्स को लेके। जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं तक उसको प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था कि वो किसी विशेष समस्याओं पे बात कर सकता था अपने क्षेत्र से संबंधित। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का भी प्रावधान कर दिया गया था। अब गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान, प्रत्यक्ष नहीं अर्थात जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुना जाना था सदस्यों को, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अर्थात जनता ने कुछ जो है वो प्रतिनिधियों को चुन लिया और उन प्रतिनिधियों के द्वारा कुछ मेंबर को चुना जाना था। तो ये एक प्रक्रिया ऐसी थी, इसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाना था। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट हुई कि जनता को भी ये ना लगे, और जो उस समय में ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर थे जैसे कांग्रेस के जो उस समय में मुख्य अधिकार कहें कि मेंबर्स थे, मुख्य सदस्य थे, उनको भी ये ना लगे कि भाई अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। कहने को तो अधिकार दिया जा रहा है लेकिन एक्चुअल में तो वो इनडायरेक्टली चुने जाने थे, तो डायरेक्टली नहीं चुने जाने थे जनता के द्वारा। तो एक किस्म से सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की जा रही थी भारतीयों को। केंद्रीय व्यवस्थापिका के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। यहाँ पे मेंबर्स में फेरबदल किया जा रहा था। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका के जो अतिरिक्त मनोनीत सदस्य थे उनकी संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। तो ये था केंद्रीय व्यवस्थापिका। और अभी हम जो बात कर रहे थे वो प्रांतीय विधान परिषदों की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे इसमें भी फेरबदल किया गया। और उसके बाद आ जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909 का, जिसको हम मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम भी कह देते हैं। तो मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम में क्या था, ये जो मार्ले था और मिंटो था ये दो व्यक्ति थे। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और जैसा कि मैंने कहा कि राज्य सचिव का पद जो है 1858 के अधिनियम में बन चुका था। तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में वॉइस राय थे उस समय में। इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो क्या है, एक तो ये कि वॉइस राय की कार्यपालिका में, उस परिषद में, कार्यपालिका परिषद में सबसे पहले किसी भारतीय को शामिल किया गया एक विधि सदस्य के रूप में। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे जो वॉइस राय की कार्यपालिका परिषद में एंटर हुए थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे है। और जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है वो ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहाँ से हुई थी। उसके जनक किसको कहा जाता है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इस अधिनियम का जो लक्ष्य था वो 1892 के दोषों को दूर करना था, इसलिए ये आया था। और भारत में बढ़ते उग्रवाद या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना, इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि जो दोष थे 1892 में उनको दूर किया जाए। और अब जो है भारत में जो उग्रवाद बढ़ रहा था, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, यहाँ तक आते आते जो है अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था अब कि जैसा कि मैंने कहा कि इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घट गई थी। जैसे हम कहें कि बंग भंग आंदोलन उस समय में चल ही रहा था उस समय में। 1905 में शुरुआत हुई थी, 1905 तक, 5 से लेकर 11 तक तो वही चलता रहा। उस समय में उग्रवाद तो वैसे ही बढ़ रहा था, बंगाल से ये शुरुआत हुई थी उस समय में। तो जो है
और इसके बीच में जो बंगाल का विभाजन था उसके कारण वो जो है विरोध बढ़ रहा था, वो आंदोलन चल रहा था बंगाल आंदोलन। और यहाँ पे दो गुट बन चुके थे। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस दौरान जो है दो दो फाड़ हो चुकी थी कांग्रेस, दो गुटों में बन चुकी थी, धर्म दल और नरम दल। तो एक उग्र दल था, तो उसमें जो है वो लोग भी बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार को ये लग रहा था कि एक बड़ी क्रांति न खड़ी हो जाए। तो इसका लक्ष्य ये था कि किसी तरह से इस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को दबाया जा सके और उग्रवाद को दबाया जा सके, और इनको लगने लगे कि हाँ हम उनको कुछ अधिकार दे रहे हैं तो ये चुप बैठ जाएं किसी तरह से। तो केंद्रीय व प्रांतीय परिषद के आकार में वृद्धि हुई उस समय में। तो इन्होंने क्या किया, मेंबर्स में और थोड़ा सा बढ़ोतरी की। केंद्रीय परिषद में 16 से 60 कर दिए गए, और प्रांतीय परिषद में एक समान ये नहीं थी, तो उसका हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसने दोनों स्तरों पे विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। जैसे प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, अब बजट पे चर्चा कर सकते थे और प्रस्ताव भी रख सकते थे। ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि भारतीयों को लगे कि इनकी बात सुनी जा रही है और इनको महत्व दिया जा रहा है, इनके क्षेत्रों को महत्व दिया जा रहा है, समस्याओं पर बात ये कर सकते हैं। प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व यहाँ से शुरुआत हुई। इनके लिए तो अलग प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई ही। एक यहाँ पे जो मैंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। तो मुसलमानों के लिए अलग से जो है उनके अलग से उनका रिप्रेजेंटेटिव खड़े होना, और उसको मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। तो ऐसा जो है मुस्लिमों के लिए यहाँ से एक अलग रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत यहाँ से हुई, प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहाँ से हुई। इसके साथ साथ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व यहाँ पे रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि जो मेंबर आने थे तो इनसे आने थे वो मेंबर, तो इनको महत्व दिया गया उस समय में। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहाँ से होती है। सांप्रदायिकता को वैधानिकता यहाँ से प्रदान कर दी गई, अर्थात ये लीगली कर दिया गया, ये सब ये लिखित में आ गया था ये सब चीज़ के ये होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि हम ऑरली कह रहे हैं और ये कल को जो है ये टल भी सकती है बात, ऐसा नहीं था। ये लिखित में दिया गया, लीगली कर दिया गया, इसको वैधानिक कर दिया गया था और ये होना ही होना था आगे। मार्ले मिंटो ने तो इस पर बल्कि एक बात कही थी कि लॉर्ड मार्ले ने उस समय एक बात कही थी पर कि आज हम नाग के दांत बो रहे हैं। तो इससे इसका बड़ा ही गहरा अर्थ था कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी, आज हमने नाग के दांत बो दिए हैं। तो अब ये नाग के दांत बोने की बात जो इन्होंने कही, ये बाद में समझ में आती है जब सांप्रदायिक दंगे भड़कने शुरू हो गए थे। आगे जाकर के मुसलमानों जो है वो पाकिस्तान की भी डिमांड रख दी थी। तो लोगों को बांटने की जो नीति थी वो यहाँ से शुरुआत हुई। लोगों के जो है लोगों के जो दिमाग थे उनको डाइवर्ट करने की जो नीति थी वो यहाँ से शुरुआत हुई थी। जो लोग भाईचारे की ज़िंदगी जी रहे थे इससे पहले, अब जो है उनको किसी तरह से राजनीतिक रूप से उनको कुछ सब्ज़बाग दिखाए जाएं और उसके बाद जो है उनको बांट दिया जाए। तो फूट डालो शासन करो की नीति की शुरुआत हम कह सकते हैं यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि ये माना जाता है फूट डालो और शासन करो की नीति की शुरुआत होती है 1905 से, बंगाल का विभाजन जब किया गया था वहाँ से शुरुआत होती है। तो यहाँ से भी मानते हैं हम शुरुआत होती है कि इन्होंने जो है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया, तो यहाँ से एक बात